एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक प्रिंस और उसका साथी एक वीरान इलाके में घूम रहे होते हैं। तो लेजर कहता है, प्रिंस ऑस्कर जल्दी वापस चलिए, ये जगह बहुत खतरनाक है। चुप करो लेजर, अगर हम वापस चले गए तो हमारा इस तरह महल से छुप कर आना बेकार हो जाएगा। अगर हम ऐसे ही जाते रहेंगे तो शायद विच फिर से आपको कर्ज कर देगी। इसके बारे में मैं बाद में चिंता करूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम 15 सालों से ऐसे ही घूम रहे हैं पर हमें अभी तक कुछ नहीं मिला, तो इसलिए अब हम सबसे पहले अजूरा मून की चुड़ैल को ढूंढेंगे और उससे ये पूछेंगे कि मेरे ऊपर का कर्ज कैसे हटाया जा सकता है। और अगर हम इसमें फेल हुए तो हम विच ऑफ साइलेंस को ढूंढेंगे जिसने मुझे ये कर्ज दिया है। तब हमें बताया जाता है कि अजूरा मून की विच अजूरा टावर में है और रॉयल प्रिंस को एक कर्ज मिला हुआ है। अगर ये टाइम को पीछे ले जा सके तो ये क्या विश करेंगे। ये ऐसी कहानी है जिसमें सब कुछ दोबारा से लिखा जा सकता है। और तब वो दोनों अजूरा टावर पहुंच जाते हैं और अजूरा टावर के अंदर जाने लगते हैं। इसमें बहुत ज्यादा खतरा है प्रिंस। साइलेंस की विच को किसी ने भी 15 सालों से नहीं देखा है। और अगर हम अजूरा मून की विच के बारे में बात करें तो उसके इस टावर पर कोई भी इन 15 सालों में नहीं चढ़ पाया है। चिंता मत करो, मैं ये कर लूंगा। आप समझ नहीं रहे हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसल में वापस कैसे जाऊंगा। बस थोड़ा दुख भरा फेस बनाकर चले जाना। आपको भी पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज अंदर ना जाइए। तब प्रिंस ऑस्कर दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और कहता है, यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है जैसा कि रिकॉर्ड्स में लिखा गया था। आपने सही कहा, पर अगर हम रिकॉर्ड्स के हिसाब से चले तो इस टावर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और अगर कोई भी उन चैलेंजेस को पूरा करेगा तो वो टॉप पर पहुंच जाएगा और यहाँ की चुड़ैल उसकी एक विश को पूरा करेगी। तो चलो फिर जल्दी चलते हैं, पर तुम यहीं रहो लेजर, ऊपर बहुत खतरा हो सकता है। मैं सूरज ढलने से पहले वापस आ जाऊंगा। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। और वो भी प्रिंस ऑस्कर के साथ ऊपर चढ़ने लगता है, जहाँ वो पहले चैलेंज के पास पहुँच जाते हैं। प्रिंस ऑस्कर जरा सुनिए। अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। पर जरा ध्यान से देखिए, हम लोग सांपों से घिर चुके हैं। मैं ये देख सकता हूँ, पर चिंता मत करो, इन सब के अंदर जहर नहीं है तो हमें कुछ नहीं होगा। पहला चैलेंज एक मैथमेटिकल थ्योरी है जो कि एक छोटे से ईस्टर्न नेशन में 100 साल पहले पढ़ाई जाती थी और ये इसलिए फेमस थी क्योंकि इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता था, पर इसे 10 साल पहले सॉल्व कर दिया गया है। और तब वो उस फर्स्ट चैलेंज को पूरा कर देते हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि आप अब भी वापस नहीं जाना चाहते? मैं आखिरकार वापस क्यों जाना चाहूंगा, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। और तब एक मैजिक सर्कल उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देता है। तब यहाँ लिटोला कहती है, मास्टर बहुत टाइम बाद यहाँ कोई चैलेंजर आया है। ये तो बहुत रेयर है। मुझे तो लगा था सभी लोग भूल चुके हैं कि ये टावर एग्जिस्ट भी करता है। पर 1 महीने पहले भी एक पर्सन आया था, पर वो पहला ही चैलेंज पार नहीं कर पाया। पर ये अलग है, ये धीरे धीरे चैलेंजेस को पूरा करके टावर के ऊपर चढ़ रहे हैं। क्या आप इन्हें ऑब्जर्व करना चाहेंगी? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मैं तो इनके टॉप तक पहुँचने का वेट करूंगी। तो जाओ लिटोला, उन पर नजर रखो। और तुम्हें पता है कि अगर ये फेल हो जाएंगे तो तुम्हें क्या करना है। ये नए चैलेंजर्स चाहे धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, पर बहुत से लोग पहले ही गार्डियन बीस्ट को पार नहीं कर पाते। और यहाँ हम देखते हैं प्रिंस ऑस्कर उस गार्डियन बीस्ट को मार देते हैं और कहता है, ये पक्का गार्डियन बीस्ट है जिसे मैजिक को यूज करके एनिमेट किया गया है। अगर असली शेर इतना बड़ा होता तो मैं तो बहुत ज्यादा डर जाता। पर प्रिंस ऑस्कर, आपका इस तरह ना डरना मुझे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इससे लड़के तो मेरा अच्छा वार्म अप हो गया है। मुझे ये बताओ लेजर कि अगर मैं यहाँ से नीचे गिर गया तो क्या मैं मारा जाऊंगा? प्लीज कोने से साइड हट जाइए। तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। पर मैं आपको ऐसे अकेले मरने भी नहीं दे सकता था ना। मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कितनी दूर आ चुके हैं? हम लोग कम से कम आधे रास्ते तक तो पहुँच ही गए हैं। अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो लास्ट टाइम मेरे ग्रैंडफादर ने इस टावर को क्लियर किया था ना? आपने सही कहा, ये 70 साल पहले की बात है। तब 10 आदमियों ने इसे चढ़ने की कोशिश की थी, पर किंग रैगीज ही ऊपर तक पहुंच पाए थे। पर इस टाइम हमें वापस चलना चाहिए। पर हम देखते हैं प्रिंस ऑस्कर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता और एक और रूम का दरवाजा खोल देता है जहाँ 2 मॉन्स्टर्स की मूर्तियाँ होती हैं। प्लीज प्रिंस वापस चलिए, ये पक्का जिंदा होने वाले हैं। तुम्हें बाहर मेरा इंतजार करना चाहिए। और तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिंदा हो जाते हैं और प्रिंस ऑस्कर पर हमला कर देते हैं। तब प्रिंस ऑस्कर उनके हमलों से बचते हुए एक मॉन्स्टर को काट देते हैं। तब यहाँ लिटोला कहती है, मास्टर वो चैलेंजेस स्टोर स्टैचू रूम तक पहुंच चुके हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर आखिरकार वो लोग हैं कितने? वो 2 हैं, पर उनमें से एक ही
ही लड़ रहा है। मैं तो उनके लिए चाय बना रही थी, पर लगता है ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो क्या उन्हें उनके एफर्ट्स का प्राइस देना चाहिए? उसे देखकर तो लग रहा है कि वो इस चीज को बड़ी आसानी से क्लियर कर लेगा। जिसे सुनकर विच शॉक हो जाती है। तो यहाँ प्रिंस ऑस्कर दूसरे मॉन्स्टर को भी मार देता है और कहता है, इन्होंने तो सच में बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था, और अगर ये लोग मुझ पर एक भी हमला करने में कामयाब हो जाते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तभी वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर भूकंप आ जाता है, जिससे वहाँ की जमीन टूटने लगती है और तब लेजर और प्रिंस के बीच में एक दरार पड़ जाती है। तब प्रिंस ऑस्कर लेजर को बचाने लगते हैं। तो लेजर उन्हें मना करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया तो तुम नीचे गिर जाओगे। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा और मुझे माफ कर देना कि मैं आपके बिना वापस जा रहा हूँ। आप आगे जाइए और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन आप किंग बनेंगे। तब वो नीचे गिर जाता है और तब प्रिंस ऑस्कर आगे चला जाता है और टावर के टॉप पर पहुँच जाता है। आपका यहाँ स्वागत है। मैंने आपके लिए चाय बनाई है, तो आइए यहाँ पर बैठ जाइए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम तिनाशा है, पर बहुत कम लोग हैं जो मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं। तुम एक विच हो ना, पर तुम मुझे वैसी लग नहीं रही हो। किसी चुड़ैल से ये पूछना कि वो कैसी दिखती है, ये कितना बेकार क्वेश्चन है। आपका साथी बिल्कुल ठीक है और उसे कोई भी चोटें नहीं आई हैं, तो फिक्र मत कीजिए। तब वो दोनों चाय पीने बैठ जाते हैं। क्या तुमने अपनी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए मैजिक का यूज किया है? तो सच में बहुत बेकार से क्वेश्चन पूछते हो। ये सब कुछ असली है। पर मैंने तो सुना था कि तुम 100 सालों से यही हो, पर तुम बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई हो। हम लोग इंसानों से बहुत ज्यादा जीते हैं और मेरी बॉडी ने एज करना बंद कर दिया है, जिस वजह से मैं ऐसी दिख रही हूँ। तो चलो अब तुम अपने बारे में बताओ। तुम अकेले ही इस टावर पर ऊपर चढ़ गए, तो कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। मुझे माफ कर देना, मेरा नाम ऑस्कर पार्सस है। तो क्या तुम फार्सर्स रॉयल्टी हो? मैं अगला किंग हूँ। इसका मतलब तुम रेगेस के वंशज हो। मैं उनका ग्रैंडसन हूँ। जिसे सुनकर तिनाशा शॉक हो जाती है और कहती है, तुम वैसे भी थोड़े थोड़े उसके जैसे लग भी रहे हो, पर रेगियस का फेस थोड़ा इनोसेंट सा था। इतना हर्टलेस दिखने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हो। रेगियस तो बहुत ज्यादा प्योर था और उसके अंदर एक बचपना था। क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? मेरे साथ लिटोला नाम की फैमिलियर रहती है। तो लिटोले वहाँ जाती है और कहती है, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। आपका साथी बिल्कुल ठीक है और मैंने उसे अपने स्पेल से बाहर सुला दिया है। इसके लिए थैंक यू। पर क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो कभी भी वापस नहीं आते हैं? क्या उन्हें गाड़ दिया जाता है? क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं एक ग्रेवयार्ड में रहती हूँ? मैं ये नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई डेड बॉडी हो, तो इसलिए मैं इस चीज का ध्यान रखती हूँ कि कोई भी मरे ना। पर जिन स्टोन स्टैचूज के साथ मैं लड़ा हूँ, अगर वो मुझे मारने में कामयाब हो जाते तो मैं मर जाता। उनका एक हमला पूरा होने से पहले ही तुम्हें वापस ग्राउंड फ्लोर पर भेज दिया जाता, जिस वजह से तुम मरते नहीं। और यहाँ पर जो लोग भी फेल होते हैं उनकी मेमोरीज को चेंज कर दिया जाता है और उन्हें बाहर की दुनिया में अलग अलग जगह पर भेज दिया जाता है। अब उनमें से तो काफी लोग बहुत फेमस हो गए हैं और मेरे हिसाब से या उनके एफर्ट्स दिखाने का इतना प्राइस सही रहेगा। और वो चैलेंजर्स जो यहाँ पर अपने बच्चों की इलनेस को ठीक करने आते हैं, उनके लिए मास्टर का दिल बहुत बड़ा है और अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो उन्हें वो चीज मिल जाती है जो वो लोग चाहते हैं। तब तिनाशा उसे चुप रहने के लिए कहती है, तुम सच में बहुत बड़ी मिस्ट्री हो। तो क्या तुम यहाँ से बाहर नहीं जाती हो? मैंने सुना है कि बहुत सारी विचेस लोगों के सामने आती जाती रहती हैं। मैं ह्यूमंस के साथ ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहती और वैसे भी मेरी पावर्स ऐसे ही किसी को नहीं मिल सकती। काश विच ऑफ साइलेंस भी ऐसा ही सोचती। क्या तुम्हारे आने का इस चीज से कोई लेना देना है? मुझे विच ऑफ साइलेंस ने कर्ज किया है। तो हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। तब यह विच ऑफ साइलेंस प्रिंस और उसके फादर को कहती है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा कभी भी आगे जाकर बच्चा नहीं होगा। फार्सस ब्लड लाइन तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगी। तब यहाँ तिनाशा कहती है, आखिरकार तुम्हें ये श्राप क्यों मिला? मेरे फादर इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने उनसे इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। पर लगता है ये चीज मेरे माँ से रिलेटेड है, जो कि उस दिन कुछ टाइम पहले ही मरी थी। मैंने इस कर्ज को तोड़ने के बहुत सारे रास्ते ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे कुछ नहीं मिला। और उसके बाद मैंने बहुत सारे खंडरों को भी खोजा, पर वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला, जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि मैं इस चीज की गारंटी नहीं देती कि ये कर्ज हट जाएगा। मैजिक ऑर्गेनाइज्ड और ऑपरेटेड होता है, जो कि एक सेट ऑफ रूल से बनता है, पर कर्सेस कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। जब तुम रैंडमली वर्ड्स को एक मीनिंग और मैजिकल पावर देते हो, तब तुम एक कर्स बनाते हो और इसकी ताकत उस पर भी डिपेंड करती है जो इसे बनाता है। और अगर हम ये
ये न बताएं कि इस कर्ज को कैसे तोड़ा जा सकता है, तो इसे जिसने कास्ट किया है वो भी इसे हटा नहीं सकता। पर कर्सिस के पास ज्यादा पावर नहीं होती है, जैसे कि ये किसी को डायरेक्टली किल नहीं कर सकती। ये बस उस पर्सन को मारने के तरीके ढूंढती रहती है जिस पर इसे कास्ट किया गया हो। पर मुझ पर जो कर्स है वो मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। तुमने सही कहा, क्योंकि जो भी चीज मैंने तुम्हें अभी बताई है, तुम्हारा कर्स इससे बहुत ज्यादा अलग है, जिसका मतलब है कि ये कर्स नहीं है बल्कि एक अलग तरह की ब्लेसिंग है। और तब वो प्रिंस ऑस्कर के चेहरे को छूकर उसके ऊपर लगे हुए मैजिक को विजिबल कर देती है और कहती है, ब्लेसिंग भी वैसे ही दी जाती है जैसे कि कर्सेस दिए जाते हैं, पर इनकी पावर बहुत ज्यादा अलग होती है। ये उस एनर्जी को बढ़ा देता है जो कि पहले से ही प्रेजेंट होती है, जिसका मतलब कास्टर की पावर के अकॉर्डिंग ब्लेसिंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अगर मैं तुम्हारे ऊपर लगे ब्लेसिंग की बात करूं, तो इसमें तुम्हारे होने वाले किसी भी बच्चे को एक बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स बचा कर रख रही है, जिसका मतलब वो बच्चा किसी भी नॉर्मल मदर की कोख से जन्म नहीं ले सकता। अगर हम इस ब्लेसिंग को एनालाइज करेंगे तो तुम मैजिक को यूज करके इसे हटा भी सकते हो, पर यहाँ पर इसकी 20 लेयर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिसका मतलब विच ऑफ साइलेंस बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो मुझे माफ कर देना, मैं इसे नहीं हटा सकती। और अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो फिर, मैं तुम्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? इस चीज का एक सिंपल आंसर है, हमें एक ऐसी वुमेन को ढूंढना होगा जो कि तुम्हारे बच्चे को पैदा करने की काबिलियत रखती हो। क्या ऐसी वुमेन है भी है? हमें यहाँ पर कम से कम 1 या 2 तो मिलनी ही चाहिए। तो मैं मैजिकल पावर और मैजिक रेजिस्टेंस के हिसाब से किसी को ढूंढती हूँ। पर हम तब क्या करेंगे अगर वो लड़की मैरिड हुई? अगर वो शादीशुदा हुई तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पर अगर वो बूढ़ी हुई और उसके पास थोड़ा मैजिक हुआ तो वो तुम्हारे लिए सही रहेगी। और अगर वो बच्ची हुई तब तुम उसे पाल पोस कर वैसे बड़ा कर सकते हो जैसी वुमेन तुम्हें चाहिए। और वैसे भी रॉयल्टी में तो 20 साल के डिफरेंस में शादियाँ तो होती रहती हैं, पर तुम चिंता मत करो, मैं किसी न किसी को ढूंढ ही लूंगी। तिनाशा, तुम भी तो सही चॉइस हो। क्या तुम विच ऑफ साइलेंस की पावर को सहन नहीं कर सकती? तुमने सही कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर 1 मिनट रुको, तुम कहना क्या चाहते हो? तो फिर ये तय हो गया। वैसे भी इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तुम खामखा ऐसी लड़की को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करोगी जो कि शायद एग्जिस्ट भी ना करती हो, तो उससे अच्छा तो तुम ही हो। तो इस टावर को क्लियर करने के बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर तुमने ही तो कहा था कि तुम वो सब कुछ करोगी जो तुम कर सकती हो। पर उसकी भी एक लिमिट है, तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। तो क्या तुम पहले से ही शादीशुदा हो या फिर कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो तिनाशा मना कर देती है। तुम्ही ने तो कहा था कि बूढ़ी औरत भी चलेगी। मैं चाहे बूढ़ी हूँ, पर मुझे ये कहलवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर ये पॉइंट नहीं है। क्या तुम पागल हो कि एक चुड़ैल को अपनी रॉयल फैमिली में लाना चाहते हो? रॉयल काउंसिल इस पर बवाल खड़ा कर देगी। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम मुझे रेगियस की याद दिलाते हो या नहीं, पर तुम सच में बहुत अजीब हो। और वैसे भी अगर मैं ऐसी विशेष को पूरा करती रहती तो मैं अब तक तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर होती। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर चाहे पीछे हट गए हों, पर मैं अपने तरीके से जीता हूँ, तो इसलिए मैं पीछे नहीं हटने वाला। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम उसके जैसे हो या नहीं। 70 साल बीत चुके हैं, अब भी तुम इस बात को लेकर नहीं मान रही हो। क्या तुम थोड़ी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती? मैं ऐसा नहीं कर सकती, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मेमोरीज को चेंज करके तुम्हें वापस महल भेज दूंगी। तब वो अपने मैजिक को यूज करने लगती है। मुझे लड़ाई करने पर मजबूर मत करो। इसके पास तो रॉयल स्वॉर्ड अकाशिया है। ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी स्वॉर्ड है जिस पर मैजिक असर नहीं करता है। तो आखिरकार तुम इसके साथ यहाँ पर कर क्या रहे हो? ये तो एक रॉयल ट्रेजर है। ऐसी चीजों को रखकर क्या फायदा? इसे तो प्रैक्टिकली यूज करना चाहिए। और वैसे भी ये चीज तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो चलो फिर थोड़ी देर और बात करते हैं। तुम सच में बहुत जिद्दी हो, पीछे हट जाओ और हार मान लो। ये चीज तो मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम 20 साल पहले परसास पैलेस में रही थी। वो तो बस आधे साल की बात थी, जिसमें मैं मैजिक सिखा रही थी और थोड़े बहुत काम कर रही थी, और मुझे वहाँ पर बहुत मजा आ रहा था। तो क्या ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की विश थी? तब तिनाशा मना कर देती है। तब प्रिंस ऑस्कर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, तो चलो फिर एक डील करते हैं। तुम 1 साल के लिए इस जगह को छोड़कर मेरे साथ परसास में रहोगी। ये मेरी विश है। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करती हो? ठीक है, फिर मैं इस टावर को छोड़कर तुम्हारे प्रोटेक्टर के तौर पर तुम्हारे साथ चलूंगी। और तब वो लोग नीचे आ जाते हैं और प्रिंस ऑस्कर लेजर को उठाकर घर वापस चलने के लिए कहते हैं। क्या इस टाइम घर जाना सही रहेगा? मेरा यहाँ पर काम हो गया है, इसलिए हम यहाँ से चल सकते हैं। आखिरकार आपके साथ ये कौन है? ये विच
विच की साथी है जो कि हमारे साथ कैसल में रहेगी और मेरे कर्ज को हटाने में मेरी मदद करेगी। और तब वो एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या आप विच से मिले? कहीं उसने आपको खाया तो नहीं? तो मुझे देखने के बावजूद भी ये सवाल कह रहे हो, और वैसे भी विच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। और तब वो लोग वापस चलने लगते हैं। तिनाशा, अगर तुम अपना डिसीजन चेंज करो तो याद रखना कि तुम फारस में अपना एक घर बना सकती हो। ऐसा कभी नहीं होने वाला। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आप चाहते हो कि हम इस एनिमे को कंटिन्यू करें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।